सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय में ये ली बड़ा आता है, इसमें छोटा लिख रखा है। खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को दिखाने वाला उपकरण। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी का मतलब होता है ऐसा उपकरण जो दूर स्थित खगोलीय खगोलीय का मतलब जो तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सबको देखने में जो काम आता है उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। दूर स्थित वस्तुओं जैसे वायुयान भी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। अगर उसको देखना हो, ज़्यादा जूम करके देखना हो तो एक खगोलीय दूरदर्शी काम में लिया जाता है। ग्रह है, तारे है इत्यादि को स्पष्ट देखने के लिए जिस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। इसकी सहायता से आँख पर बना दर्शन कोण अधिक हो जाता है, जिससे वस्तुएं बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती हैं। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला है नंबर 1 खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। ये वेरी मोस्ट है और एग्जाम में पूछा गया है कई बार। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी का ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डायग्राम भी एग्जाम में 1 नंबर का सवाल के रूप में आया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिए ध्यान से। देखो, जो हमने कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसकी विशेषता क्या थी कि जो लेंस वस्तु की तरफ था, उसको अभिदृश्यक लेंस हमने कहा था, वो तो वहाँ होता है छोटा, और आँख के पास जो नेत्र है, आँख के पास जो लेंस है जिसको हमने अभिनेत्र लेंस कहा था, वो था बड़ा। लेकिन यहाँ सिस्टम है उल्टा, जो लेंस वस्तु की ओर होता है वो तो होता है बड़ा, और जो आँख के पास होता है वो होता है छोटा। तो ये तो है अभिदृश्यक लेंस और ये है अभिनेत्र लेंस। अभिदृश्यक लेंस से जो हम मान लो हम किसी तारे को देख रहे हैं, तारा जो है वो हमारे यहाँ से ये मान सकते हैं कि अनंत दूरी पर उपस्थित है, मान सकते हैं। ऐसा इसलिए कि भाई उससे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो देखो, ये एक दूसरे के क्या आ रही हैं, यहाँ तो एक दूसरे के क्या आ रही हैं, ये समांतर आ रही है। ये प्रकाश की किरण सीधी इससे गुजर जाती है क्योंकि ये प्रकाशी केंद्र से गुजर रही है, सीधी गुजरते हुए ये यहाँ आ जाती है, आ गई। दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से चली, कहाँ से, यहाँ से चलती है, और अब यहाँ ये थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा चेंज हो जाती है, और थोड़ा मुड़कर यहाँ दूसरी प्रकाश की किरण को इस पॉइंट पर काटती है। काटने की वजह से जो बिंब अनंत पर था उसका एक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, और ये काल्पनिक, ये उल्टा बनता है। क्लियर? आगे समझो अब इसको। अब ये जो A डैश B डैश जो है, ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए या अभिनेत्र के लिए बिंब का कार्य करता है, और ये इसके लिए बिंब का काम करता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण यूं गई और ये यूं चली जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण यूं सीधी चली जाती है। दोनों को जब पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ जब पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर एक A डबल डैश B डबल डैश एक अन्य प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब इस प्रतिबिंब के सापेक्ष बड़ा बढ़ता है और सीधा बढ़ता है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब के सापेक्ष उल्टा बढ़ता है। आगे ध्यान समझो आप। ये जो प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, चूंकि ये अनंत से प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही थी तो ये इसके फोकस पर बनता है, ये वाला जो है इसके फोकस पर बनता है, इसलिए इसको F0 कहा है। क्लियर? और ये वाला जो है, ये जो बिंब है, ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वो इसके फोकस पर उपस्थित है, F पर उपस्थित है। तो इस पोजीशन में इन दोनों के बीच की जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब ये वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उस पोजीशन में ये दोनों जो लेंस है इनके बीच की जो दूरी है वो L बराबर F0 प्लस Fe के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये दर्शन कोण यहाँ अल्फा है और यहाँ वाला दर्शन कोण बीटा है। खगोलीय दूरदर्शी में बड़े द्वारक तथा
अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस होता है। क्लियर? जो वस्तु की तरफ होता है। इस लेंस के कारण इसके फोकस बिंदु पर एक प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। दूसरा लेंस छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का होता है, इसलिए वह आंख के पास होता है। इसे नेत्रिका कहते हैं। इसलिए को हटाओ, ये उचित नहीं यहाँ पर। कम फोकस दूरी का होता है। यह, इस वह की जगह इसको लिखो यह आंख के पास होता है, इसे नेत्रिका कहते हैं। इस नेत्रिका के लिए a डैश b डैश बिंब का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आंख की मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती हैं। ये बात तो हमने शुरुआत में पढ़ ली थी कि जब अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो आंख श्रांत अवस्था में होती है, और जब d दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो आंख तनाव की स्थिति में होती है। जिसके आगे देखो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आंख की मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती है, जिसके कारण आंखों में कोई तनाव नहीं होता है। इस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -f0/fe। जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस पोजीशन में, और वो होती है L बराबर f0+fe, जहाँ f0 क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और fe क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्लियर? अब हम बात करते हैं परावर्तक दूरदर्शी की। ये भी शायद एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे कभी पूछा नहीं गया, साल 2 साल पहले पूछा था इसको। पहले बच्चे ध्यान नहीं देते थे इस पर कि ये कभी पूछा भी जा सकता है। और इसका जो डायग्राम है थोड़ा जटिल है, इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही ये आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, और ये अभिदृश्यक दर्पण है। मतलब कि जो अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वो इस दर्पण पर गिरती है। किस पर गिरती है? इस दर्पण पर गिरती है। तो समझना मेरी बात को, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, यूं आई और इस दर्पण पे गिरी। इधर से ये प्रकाश की किरण आई और इस दर्पण पर यहाँ गिरी। तो ये तो दर्पण के प्रकाशीय केंद्र पर गिर रही है ना? दर्पण के प्रकाशीय केंद्र न बोलकर ध्रुव बोलेंगे दर्पण के लिए। दर्पण के ध्रुव पर गिर रही है, तो उसी एंगल पर ये इधर आ जाती है। ये आ गई यहाँ पर। इधर से ये प्रकाश की किरण आई और ये इसके फोकस से गुजरती हुई यहाँ आ जाती है। यहाँ पर एक दूसरा कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, जिसको मैं M2 कह रहा हूँ। ये तो कैसा दर्पण था? अवतल। और ये कैसा दर्पण है? समतल। तो इस समतल दर्पण पर ये दोनों किरणें इस प्रकार से गिर जाती, गिर गई। देखो, ये किरण तो यहाँ से आके गिरी और ये वाली किरण यहाँ से आकर गिर गई। क्लियर? गिरने के पश्चात अब ये किरण इससे अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है इस दर्पण से, और ये यहाँ आ जाती है, यहाँ आ गई। और ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर यहाँ आ जाती है, और फिर यहाँ ये क्या है? ये अभिनेत्र लेंस है। ये लेंस है, इस लेंस में प्रवेश कर जाती है। इस लेंस के पास आँख उपस्थित रहती है। यहाँ ये आँख उपस्थित रहती है क्योंकि ये अभिनेत्र लेंस है। इस वजह से ये प्रकाश की किरणें जब इस लेंस में प्रवेश करती है तो फिर इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। यूँ जब इनको पीछे बढ़ाते हैं, दोनों किरणों को ऐसे बढ़ गए पीछे, तो ये एक काल्पनिक, ये एक प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम कह रहे हैं A डबल डैश B डबल। सीधा है, वैसे टेढ़ा बन गया इसमें, तो है बिल्कुल सीधा। A डबल डैश और B डबल डैश क्या बन जाता है? एक प्रतिबिंब बन जाता है। ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन वास्तव में किसका काम कर रही है? ये डॉटेड लाइन जो है वास्तव में ये इस लेंस के बीचों बीच है, ये इस लेंस का अक्ष है। इसमें तो किनारे पर बना हुआ, जो कि गलत है। क्लियर? आगे देखो आप। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम है वो हमने देखा इसमें। आगे देखो आगे। यदि बहुत अधिक दूर स्थित वस्तुओं को
दूरदर्शी द्वारा देखना हो, है ना, दूरदर्शी द्वारा देखना हो तो बड़े द्वारक वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। और जब लेंस बड़ा लेते हैं तो उसमें गोलीय विपतन तथा वर्ण विक्षेपण का दोष उत्पन्न हो जाता है। इससे बचने के लिए परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। आज बात समझ में आ गई हो क्या आपको? मतलब कि जब हमें बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखना हो ना, तो जो दूरदर्शी हम लेते हैं उसका जो वस्तु की तरफ जो लेंस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब बहुत बड़ा लेंस काम में लेते हैं तो उस पोजीशन में क्या दिक्कत आती है कि उसमें वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि इसमें जो कलर आता है प्रकाश का उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और गोलीय विपतन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सही पैटर्न का नहीं बन पाता। क्लियर? तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो एक सवाल बढ़ता है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से परावर्तक दूरदर्शी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका ही उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। आगे देखो, परावर्तक दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक का तथा अधिक फोकस दूरी f0 का अवतल दर्पण M1 उपयोग में लेते हैं। यह दर्पण अभिदृश्यक के रूप में कार्य करता है, जो मैंने आपको बता दिया था। इस दर्पण M1 के मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर अन्य दर्पण M2 लगा रहता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण M1 से टकराकर दर्पण M2 पर गिरती हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है A-B- बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है A"B"। ये दोनों टॉपिक जो थे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा समझना ही पड़ेगा। अगर डायग्राम में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता, आप किताब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। क्यों? समतल दर्पण से जो प्रकाश की किरणें टकराकर बाहर निकलती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और समांतर प्रकाश की किरणों के लिए हम मानते हैं कि वो अनंत पर जाकर एक दूसरे से मिलती है, इसलिए हम समतल दर्पण की फोकस दूरी को अनंत मानते हैं। अगला सवाल देखिए। एक समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तो आपतित तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य कितना कोण होता है? देखो ये प्रकाश की, ये तो समतल दर्पण है, ये इसका क्या है? अभिलंब है। अभिलंब के साथ ये 45 डिग्री पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और 45 डिग्री पर वापस से टकराकर लौट रही हैं, तो ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो अब सवाल ऐसे कह रहा था कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आ कितने पर रही है? 45 पर। तो हमें पता है जाएगी किस पर? 45 पर जाएगी परावर्तन के नियम से। अब सवाल कह रहा है कि आपतित तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य कितना कोण है? ये तो आपतित और ये परावर्तित के बीच कितना कोण है? 45 ये है, 45 ये, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण हो गया 45 + 45 = 90 डिग्री। आगे चलो। किसी वस्तु के प्रतिबिंब एवं वस्तु की लंबाइयों का अनुपात क्या कहलाता है? आपको पहले पढ़ा दिया था मैंने, ये कहलाता है रेखीय आवर्धन। आगे देखो, एक लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, इस लेंस की शक्ति कितनी है? आपको बताया था कि शक्ति निकालने के लिए पहले हमें लेंस की फोकस दूरी मीटर में लिखनी होगी, और मीटर में अगर हम लिखें तो क्या होगा? देखो आप, 5 सेमी इसकी फोकस दूरी है। क्लियर? 5 सेमी इसकी फोकस दूरी है, तो पहले 5 सेमी को मीटर में लिखो। तो 5 सेमी बराबर होता है, जब 5 में सेमी में हम 100 का भाग लगाएंगे तो मीटर हो जाएगा वो, तो 0.05 मीटर। तो ये तो इसकी फोकस दूरी आ गई मीटर में। अब इसकी शक्ति देखिए आप, तो लेंस की जो शक्ति होती है वो P बराबर होता है 1/, या P बराबर 1/0.05। 0.05 के हिसाब से ऊपर 100 लगा देंगे तो 100/5 बराबर 20, और शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसके लिए क्या लिखा हमने? D। आगे चलो। बैंगनी व लाल रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपको पता है कि वो प्रकाश की किरण जो कम से कम दूरी पर चलती हो, जो सबसे ज़्यादा विचलित हो जाती हो, उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है। और आपको मैंने बताया था कि बैंगनी जो रंग है वो सबसे पहले दिखना बंद होता है।
इसलिए ये बैंगनी रंग का आएगा। किसका आएगा? ये बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का। लेंस के कितने फोकस बिंदु होते हैं? आपने देखा एक तो लेंस के इधर भी होता है, एक लेंस के इधर भी होता है, तो इसके 2 फोकस बिंदु होते हैं। किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? देखो उत्तल लेंस का आवर्धन तो 1 से अधिक होता है। उत्तल लेंस जो है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल जो लेंस है वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है। इसलिए अवतल लेंस का आवर्धन 1 से कम होता है। किसी पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण के बीच संबंध लिखिए। जो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 गुणा में ए होता है, जो आपको पढ़ा हुआ था। आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? आपको पढ़ाया था प्रकीर्णन के कारण। मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती? आपको बताया था 25 सेमी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण क्या है? बताया था आपको प्रकाश का प्रकीर्णन। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी, पीछे बनते थे इसमें। अपवर्तक दूरदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तक का नाम आगे, इसका मतलब ये अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, पढ़ाया था आपको। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। अवतल या अपसारी लेंस, बताया था। उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि दर्पण में उल्टा होता है। दर्पण का सूत्र या दर्पण समीकरण लिखो। 1/u + 1/v = 1/f। लेंस सूत्र लिखिए। 1/v - 1/u = 1/। दोनों को आप अच्छे से अलग अलग याद रखिए, इसमें मैचिंग नहीं हो जानी चाहिए, कहीं उल्टा पुल्टा हो जाए दिमाग में। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सदैव आभासी होती है और समान आकार। समतल दर्पण कौन सा होता है? जो हम घर में चेहरा वगैरह देखने काम लेते हैं, वो समतल दर्पण होता है। उसमें समान आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो उत्तर आएगा आवर्ती। क्लियर? तो हमने इसके छोटे क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।